आर्सेनल ने बेनफिका के लेफ्ट बैक एलेहांड्रो ग्रिमाल्डो के लिए बातें शुरू कर दी हैं। तो बातें शुरू करने से ये मतलब है कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया एलेहांड्रो ग्रिमाल्डो में, बिकॉज आर्सेनल शायद अपनी लेफ्ट बैक वाली साइड पे भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। लास्ट ईयर भी आर्सेनल बेनफिका से नूनो टवारेस को खरीद के लाई थी, तो फिर से आर्सेनल एक बेनफिका के लेफ्ट बैक के लिए जा रही है। तो उसका रीजन ये है कि हमने जैसा कि देखा नूनो टवारेस पे आर्सेनल उतना रिलाई नहीं कर पा रही थी फॉर डिफेंसिव ड्यूटीज। गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने काफी स्पार्क दिखाई, फिजिकली वो काफी अच्छे वेल बिल्ट हैं और मतलब उनके अंदर रॉ टैलेंट दिखता है। बट आर्सेनल को जैसे कि केरन टियर्नी के लिए एक डिसेंट बैकअप चाहिए, क्वालिटी बैकअप चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि केरन टियर्नी ऑलमोस्ट 50% मैच अपने मिस कर देते हैं जब वो आर्सेनल के लिए खेलते हैं। तो अगर केरन टियर्नी अच्छा खेलते भी हैं बट जैसे ही नूनो टवारेस पे हम शिफ्ट करते हैं तो हमें एक ड्रॉप ऑफ दिख जाता है सडन, जिसकी वजह से हमारी पूरी बैकलाइन को अफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आर्सेनल शायद एक और नया लेफ्ट बैक साइन कर रही है एलेहांड्रो ग्रिमाल्डो के रूप में। 27 साल के हैं, स्पेनिश इंटरनेशनल टीम में शायद वो नहीं खेलते हैं बट उनका प्राइस भी काफी कम बताया जा रहा है। एक ही साल बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 6-7 मिलियन पाउंड से उनकी फीस बताई जा रही है जो बेनफिका मांगेगी आर्सेनल से अगर आर्सेनल उन्हें साइन करती है। तो काफी अच्छा सीजन गया था इस बार उनका, 5 गोल और 3 असिस्ट किए थे उन्होंने प्रीमियर लीगा में। तो मतलब डिसेंट सीजन था एक लेफ्ट बैक के हिसाब से। देखना रहेगा कि डिफेंसिवली वो कितने अच्छे होते हैं। मैंने उनके कोई मैचेस भी नहीं देखे अभी तक, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि वो डिफेंसिवली नूनो टवारेस से एक बेटर होंगे या नूनो टवारेस जैसे ही प्लेयर होंगे डिफेंसिवली। बिकॉज मेरे ओपिनियन में डिफेंसिवली अच्छे होने चाहिए, वही हमें इम्प्रूव करा पाएगा नूनो टवारेस के ऊपर। नूनो टवारेस की वैसे भी लोन पे जाने की बात चल रही थी, तो एटलांटा उनमें इंटरेस्टेड है काफी। उसके साथ साथ मार्से भी काफी इंटरेस्टेड है, एक और टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था। और आर्सेनल ये सोच रही है कि क्या वो नूनो टवारेस को लोन पर भेजते, बिकॉज आर्सेनल को भी उनमें रॉ पोटेंशियल दिखता है बट अभी वो उतने परफेक्टेड नहीं है और आर्सेनल के साथ शायद उन्हें उतना गेम टाइम ना मिल पाए। तो देखना रहेगा ये डील आर्सेनल कर पाती है या सिर्फ ये भी एक हवाई बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर ऑफ सच कंटेंट। अगले प्लेयर जिस पे पड़े वो है मार्को आसेंसियो। तो जैसा कि हमने देखा कि रफीनिया वाली डील में आर्सेनल अब बहुत पीछे रह गई है, बिकॉज प्लेयर को बार्सिलोना जाना है, पैसे सबसे ज्यादा चेल्सी ऑफर कर रही है। तो आर्सेनल ना बिडिंग वॉर में जाना चाहती है और ना ऐसे प्लेयर के पीछे शायद जाना चाहेगी जो आर्सेनल में आने में इंटरेस्टेड ना हो। तो इसीलिए आर्सेनल दूसरे ऑप्शंस देख रही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि नोआ लैंग एक ऐसे ऑप्शन बन के आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ मार्को आसेंसियो में भी आर्सेनल का इंटरेस्ट बताया जा रहा है। तो आसेंसियो जो कि रियल मैड्रिड में खेलते हैं, रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर तो नहीं कहूंगा बट स्टिल वो एक डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस खेलते हैं रियल मैड्रिड के लिए, ऑफ द बेंच खेले, कभी कभार स्टार्ट करते हैं। तो मार्को एसेंसियो जो कि 26 साल के हैं, स्पेनिश इंटरनेशनल है, रियल मैड्रिड के लिए बिट पार्ट प्लेयर बोल सकता हूँ एक तरीके से। थोड़ा लाइक हार्ड है ये बात बोलना, बट रियल मैड्रिड के रेगुलर प्लेयर तो मैं नहीं मानूंगा उन्हें। एक ही साल बचा है उनका भी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो रियल मैड्रिड उन्हें अब बेचना चाह रही है ताकि उनसे कुछ पैसे बनाए जा सके। तो एसी मिलान ने थोड़े टाइम पहले इंटरेस्ट दिखाया था उनमें, बट एसी मिलान 30 मिलियन ही दे पा रही थी उनके लिए, 30 मिलियन यूरोज। बट बताया जा रहा है रियल मैड्रिड वांट्स समथिंग अराउंड 40 मिलियन यूरोज फॉर मार्को असेंसियो। तो एक ही साल बचा है एक प्लेयर पे और उतने मेन प्लेयर भी नहीं है, बट स्टिल 40 मिलियन मांग रही है। तो देखना रहेगा कि आर्सेनल इस अमाउंट को पे करने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज मार्को असेंसियो अगर रियल मैड्रिड में भले ही उतने रेगुलर ना खेले, बट अब ये देखने वाली बात है कि रियल मैड्रिड टीम कैसी है। रियल मैड्रिड एक पावर हाउस टीम है, गैलेक्टिको टीम है भाई, वहां सारे टॉप टॉप प्लेयर हैं। तो वहां पे अगर आप एकदम क्रीम ऑफ द क्रीम भी नहीं है तो आपको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिलता है। मार्को असेंसियो बेकार प्लेयर नहीं है, दोनों जगह पे खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग। उसके साथ साथ रेगुलर आउटपुट रहा है उनका जब भी वो रियल मैड्रिड में रहे हैं, कि हर सीजन सारे मैच ना खेलते हुए भी उन्होंने 8-10 गोल स्कोर करे हैं। तो एक तरीके से डिसेंट प्लेयर हैं, काफी अच्छा टैलेंट है। तो देखना रहेगा क्या आर्सेनल का इंटरेस्ट उसमें सीरियस है। मेरे हिसाब से तो एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर आर्सेनल लाती है तो एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस लाएंगे वो अपने साथ रियल मैड्रिड के साथ, जो उन्होंने इतने सारे टाइटल्स और चैंपियंस लीग जीती हैं। उसके साथ साथ वो दोनों विंग्स पर खेल सकते हैं, तो अच्छी खासी रोटेशन बन सकते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग विंगर्स हैं उनके साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे एग्जिस्टिंग विंगर्स उन्हें रिप्लेस करेंगे या उनसे आगे खेलेंगे, बट अगर कोई प्लेयर दोनों विंग्स पे खेलने में कैपेबल है तो उन्हें रेगुलर गेम टाइम मिल सकता है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग विंगर है बुकायो साका, गैब्रियल मार्टिनेली, उनके साथ वो प्रॉपरली रोटेट भी कर सकते हैं ऑन बोथ विंग्स। तो अगले प्लेयर पे बढ़े तो वो है लिसांड्रो मार्टिनेज।
तो लिसांड्रो मार्टिनेज वाली डील भी अब थोड़ा थोड़ा खिंचती हुई लग रही है। बताया जा रहा है कि आर्सेनल ने 35 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन पाउंड्स का एक डील और एक बिड सबमिट करी थी, तो 40 मिलियन पाउंड्स की बिड सबमिट करी थी। बताया जा रहा है आईएक्स वांट 45 मिलियन पाउंड्स। और कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि आर्सेनल ने 43 मिलियन पाउंड्स की बिड सबमिट करी है। तो मतलब अभी कुछ श्योरिटी नहीं है उसके बारे में। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इस डील के बारे में आर्सेनल के नज़रिए से। डेफिनेटली लिसांड्रो मार्टिनेज इज एक्सीलेंट प्लेयर, 3-4 पोजीशन कवर कर सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आयैक्स एक तरीके से आर्सेनल को यूज़ कर रही है, या तो ज़्यादा पैसे निकलवाने में मैनचेस्टर यूनाइटेड से, या बस उस को खींचे जा रही है ताकि दोनों क्लब्स के बीच में बिडिंग वॉर स्टार्ट हो और उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सके। तो अगर पहला केस है जहाँ पे आईएक्स यूनाइटेड के लिए वेट कर रही है कि भाई वो आर्सेनल से ज़्यादा बिड करे और फिर वो यूनाइटेड को भेज दें, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमने काफ़ी बार रिपोर्ट्स पढ़ी है कि एरिक टेन हैग ने बोला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला है टू कीप देम अपडेटेड अबाउट द डील। तो देखना रहेगा क्या ऐसी डील होगी जिसमें थोड़ा आर्सेनल को बस यूज़ किया जा रहा हो और लास्ट में आर्सेनल का कट जाए एक तरीके से। तो मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा हो, बिकॉज हो सकता है आर्सेनल काफ़ी सारे ऑप्शंस को रोक के रखा हो लिसांड्रो मार्टिनेज की तरफ से, इसीलिए आर्सेनल अब अपना परस्यूट बढ़ा रही है। और बताया जा रहा है कि आर्सेनल वांट्स टू क्लोज द डील इन दिस वीक ओनली। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है कि आप भाई जितनी आपने बिड सबमिट कर दी आप फोर्स करो अब आईएक्स को कि अगर आपको एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करो, बिड रिजेक्ट करनी है तो रिजेक्ट करो, डोंट कीप इट हैंगिंग इन द बैलेंस। तो एक अच्छा डिसीजन होगा अगर ये डील जल्दी इसका एक डिसीजन आ जाए कि भाई कैंसिल करना है या बिड एक्सेप्ट करनी है। उसके साथ साथ गैब्रियल जेजूस की साइनिंग हो तो चुकी है, बट आर्सेनल अनाउंस करने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई एमिरेट्स पे उनकी फोटोशूट की वीडियो लीक हो गई और भाई आर्सेनल डायरेक्ट पे टी शर्ट भी डाल दी उनके नाम की, बट अनाउंस नहीं हो रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अगले वीक तक आर्सेनल अनाउंस करेगी गैब्रियल जेजूस को। इस वीक उनकी अनाउंसमेंट होना थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं गैब्रियल जेजूस की अनाउंसमेंट कब हो पाती है। उसके साथ साथ अब अगर रफीनिया वाले लिंक्स हट चुके हैं तो भाई सर्ज गनैब्री के लिंक्स तो वापस आने ही आने थे। तो भाई 90 मिन फालतू की स्टोरियां बना रहा है कि भाई आर्सेनल आर कीपिंग टैब्स ऑन सर्ज गनैब्री। मेरे ख्याल से तो वो डील होना काफी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द वेजेस जो सर्ज गनैब्री डिमांड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्ज गनैब्री शायद आर्सेनल आना भी ना चाहे बिकॉज आर्सेनल यूसीएल में नहीं है और वो कंजिक्यूटिवली यूसीएल में खेलते आ रहे हैं। आएंगे तो आई विल डेफिनेटली बी वेरी मच हैप्पी, बट अगर जितनी हाई वेजेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उतनी हाई वेजेस पे आते हैं तो उतना खास मेरे ख्याल से वो डील नहीं रहेगी। बिकॉज सर्ज गनैब्री हम कह नहीं सकते कि वो प्रीमियर लीग में आके सेम आउटपुट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो बहुत बड़ा गैम्बल होगा मेरे ख्याल से वो, बट देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ निकोलस पेपे को लेके आर्सेनल अब सूटर्स देख रही है जो निकोलस पेपे को खरीदना चाहें, बट उनकी जैसी अभी वेजेस हैं और जितना आर्सेनल पैसा डिमांड कर रही है तो मुश्किल लग रहा है कि कोई क्लब उनके लिए आएगा। बिकॉज ज़्यादातर जो क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें वो फ्रेंच क्लब हैं जो लीग के क्लब हैं, तो लीग के क्लब्स तो जनरली इतना पैसा दे नहीं पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शन लग रहा है वो एक लग रहा है लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। अभी उनके 2 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो हो सकता है आर्सेनल 1 साल के लिए लोन पे भेज दे विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तो देखते हैं क्या होता है उसका। उसके साथ साथ बार्सिलोना पे बढ़े तो बार्सिलोना अभी सबसे ज्यादा लिंक रफीनिया के साथ है। तो बताया जा रहा है रफीनिया बार्सिलोना में ही खेलना चाहते हैं और उन्होंने अपने एजेंट डेको को बोल दिया है कि अभी थोड़ी चेल्सी वाली बातों पे थोड़ी ठंड पाओ भाई, अभी उन्हें बार्सिलोना में ही खेलना है। वो ऑप्शन दे रहे हैं बार्सिलोना को कि भाई तुम लीड्स के साथ कुछ सेटिंग कर पाओ प्राइस को लेके। तो बार्सिलोना जो कि 70 मिलियन तो नहीं दे पाएगी जो कि चेल्सी ने ऑफर किया है लीड्स को, 70 मिलियन यूरोस। बार्सिलोना ने बताया जा रहा है कि 55 मिलियन यूरोस की एक वर्बल बिड सबमिट करी थी लीड्स के साथ जो कि लीड्स ने रिजेक्ट कर दी है। बार्सिलोना और लपोर्टा भी रफीनिया को डेफिनेटली खरीदना चाहते हैं, बट प्राइस एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है बिकॉज लीड्स तो डेफिनेटली जो सबसे हाईएस्ट बिडर है उसको बेचना चाहेगी। तो मुश्किल लग रही है बार्सिलोना के साथ ये डील होना। ऐसा लगता है कि बार्सिलोना डील तो करना चाह रही है बट पैसा जैसा कि ऑब्वियसली बीच में ऑब्स्टेकल है, तो ये डील शायद तभी हो पाए या तो बार्सिलोना कोई और प्लेयर को भी बेचे जैसे फ्रैंकी डियोंग के अलावा भी कोई प्लेयर बेचे, या फिर वो अपने जो टॉप 2 टारगेट है उनके इस टाइम पे जूल्स कुंडे और रॉबर्ट लेवेंडोस्की उसके बजाय एक रफीनिया को खरीद ले। ऐसा हो सकता है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ये कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ। मतलब हो सकता है कि अगर बार्सिलोना किसी अपने और टारगेट पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहे कि भाई वो लेवेंडोस्की ना खरीदें या कुंडे ना खरीदे, बट काफ़ी मुश्किल लग रहा है बिकॉज बार्सिलोना दोनों प्लेयर में रफीनिया से तो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है एट द मोमेंट।
लेवेंडोस्की के लिए तो 3-4 बिड भी सबमिट कर चुकी है। तो देखते हैं रफीनिया का क्या होता है। चेल्सी का बताया जा रहा है कि चेल्सी हो सकता है निकल जाए उस रेस से, बिकॉज टॉड बोली इस किस्म के इंसान नहीं है जो एक ही प्लेयर के पीछे काफ़ी टाइम तक लगे रहें। तो अगर चेल्सी निकल जाएगी तो तब आर्सेनल का फ़ायदा हो सकता है कि अगर भाई हटा दो, बार्सिलोना तो पे कर नहीं पा रही, चेल्सी निकल गई है, तो लीड्स किसको बेचना है, फिर तो आर्सेनल को ही बेचना पड़ेगा। तो देखते हैं रफीनिया वाली डील का क्या होता है। उसके साथ साथ आज 1 जुलाई है तो उस्मान डेम्बेले फ्री एजेंट बन चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर फ्री एजेंट बन चुके हैं। बट बार्सिलोना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस्मान डेम्बेले इज नाउ फ्री एजेंट। कोई भी टीम उनसे डायरेक्ट बात करके उन्हें साइन कर सकती है। तो बार्सिलोना का लास्ट ऑफर अभी भी वही है, 6 मिलियन यूरोज अ ईयर, जो कि 125K अ वीक रहता है, बहुत कम है। डेफिनेटली इसीलिए डेम्बेले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट डेम्बेले के पास ऐसा अभी कोई और ऑफर है भी नहीं। चेल्सी ने बस इंटरेस्ट दिखाया बट अभी तक कोई ऑफर सबमिट किया है। उसके अलावा बायर्न म्यूनिच थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है उस्मान डेम्बेले में, बट अभी सब ठंडा है उस तरफ पे भी। तो बार्सिलोना का ही इकलौता ऑफर पड़ा है। जावी काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो उस्मान डेम्बेले को रखना चाहते हैं, और उस्मान डेम्बेले भी बार्सिलोना में रहना चाहते हैं, बट वो इतनी कम वेजेस में नहीं रहना चाहते। तो देखते हैं उस्मान डेम्बेले वाली डील का क्या होता है, बिकॉज अगर रफीनिया साइन करेगी बार्सिलोना तब तो उस्मान डेम्बेले को मूव ऑन करना ही पड़ेगा, बिकॉज उस्मान डेम्बेले को तब उतनी वेजेस भी नहीं दे पाएगी बार्सिलोना। तो देखते हैं उस्मान डेम्बेले की डील का क्या होता है। उसके साथ स्पर्स पे बढ़े तो स्पर्स ने रिचार्लिसन वाली डील को अनाउंस भी कर दिया है। तो भाई एक तरफ आर्सेनल है जो कि गैब्रियल जेसूस को 3-4 दिन पहले ही कंफर्म करके अनाउंस नहीं कर पाई, और स्पर्स ने कल ही कंफर्म करके आज अनाउंस भी करती उनकी डील। तो 60 मिलियन में जो डील हुई थी, एवर्टन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है उससे, बिकॉज उन्हें अपनी बुक्स बैलेंस करनी थी, तो एवर्टन को इसलिए उन्हें बेचना पड़ा। और स्पर्स को एक डिसेंट प्लेयर मिल गया है मेरे ख्याल से, मतलब आर्सेनल आते तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती रिचार्लिसन से, बट गैब्रियल जेसूस के ऊपर तो मैं नहीं लेता रिचार्लिसन को। रिचार्लिसन डेफिनेटली एक मतलब फिजिकल प्रोवेस ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक तरीके से शिट हाउस प्लेयर हैं जो मतलब इतनी डाइविंग टैक्टिक्स हैं, एंटिक्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से स्पर्स के सिस्टम में तो बिल्कुल ठीक फिट बैठ जाएंगे, वो कॉन्टेक्ट के अंदर बिल्कुल थ्राइव कर सकते हैं। तो देखना रहेगा रिचार्लिसन वाली डील, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही है स्पर्स, उसमें उसका क्या होता है, और रिचार्लिसन क्या वहाँ पे रेगुलर गेम टाइम ले पाते हैं या नहीं ले पाते। उसके साथ साथ जेट स्पेंस में इंटरेस्ट अभी भी है स्पर्स का, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है उस केस में। 15 मिलियन जो कि फीस दे रही है स्पर्स, शायद मिडल्सब्रो उससे ज़्यादा चाहती है। मिडल्सब्रो वांट समथिंग अराउंड 20 मिलियन पाउंड्स। तो देखना रहेगा वो डील हो पाती या नहीं हो पाती। मुझे तो लग रहा है हो ही जाएगी, बिकॉज एज सच उसमें किसी और क्लब का इंटरेस्ट है नहीं जेट स्पेंस में, और स्पर्स काफ़ी अच्छा लाइक गेम टाइम का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, बिकॉज उनके पास राइट बैक वाले एरिया में कोई ऐसा बहुत बेहतरीन प्लेयर तो है नहीं, और चैंपियंस लीग भी प्रोवाइड कर सकती है। तो मतलब प्लेयर टर्म्स में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि स्पर्स जेसी लिंगार्ड पे भी अपनी थोड़ी नज़रें बना के रखे हुए हैं। जेसी लिंगार्ड को स्पर्स एक होम ग्रोन कोटा के अंदर वाला प्लेयर देखती है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड कोटा में आ जाएंगे जेसी लिंगार्ड, और फ्री एजेंट है जेसी लिंगार्ड, बट वेजेस काफ़ी हाई डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एवर्टन और वेस्ट हैम जैसी टीम जो कि उनमें इंटरेस्टेड हैं वो थोड़ा पीछे हट रही है, बिकॉज जेसी लिंगार्ड की वेज डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ही वांट समथिंग अराउंड 200K अ वीक। तो डेफिनेटली ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर, बट मेरे ख्याल से इतने कुछ खास है नहीं, मैं उन्हें उतना खास रेट करता हूँ नहीं। तो देखते हैं जेसी लिंगार्ड का फ्यूचर कहाँ रिलाई करता है, और स्पर्स क्या उन्हें साइन करती है या नहीं करती। आज की ट्रांसफर न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।